हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि भाई बहुत अच्छे होंगे और आ चुके होंगे इस प्यारे से सेशन, प्यारी से वीडियो में। क्लास 9th में चैप्टर चल रहा है भाई हमारा जीव विज्ञान, बायोलॉजी का टिश्यू ऊतक, और इसके लेकर आई हूँ आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। अब बारी आ चुकी है फाइनली इस चैप्टर को फिनिश करने की, जिसके लिए मैंने सोचा कि चलो सबसे लास्ट में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ हमारे चैनल के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। क्लास 6 से लेकर 12th में यदि आप किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, और जितनी भी चीज़ें हम कवर करवाते हैं वो सब अरेंज फॉर्मेट में होती है, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आपके सारे डाउट्स करते हैं सॉल्व। अब सबसे लास्ट में बात आती है कि मैम जो भी आप हमें पढ़ा रहे हैं और जो भी आप हमें पढ़ा चुके हैं, सबके नोट्स कहाँ से मिलेंगे? नोट्स की जो लिंक है वो आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप ई नोट्स और ई बुक दोनों ही चीज़ें बेटा डाउनलोड कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ सब कुछ हमारे चैनल पर अरेंज फॉर्मेट में ही मिलता है, और हमारा एक इंग्लिश मीडियम चैनल भी है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप केजी से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में है, बेटा हमारे इंग्लिश मीडियम चैनल से क्लासेस ले सकते हैं। तो बस हो गई कहानी खत्म, पूरी जानकारी मिल गई। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिश्यू के हम स्टार्ट करते हैं, जहां सबसे पहले मैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। भैया हृदय पेशी का एक कार्य लिखिए और ये पेशियां हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती हैं, इसके बारे में बताना है। एक तो पहली बात तो हृदय पेशी की बात चल रही है, इसका मतलब बात चल रही है हमारे शरीर के ऊतक की, क्योंकि हृदय पेशी या हृदय पेशी कहाँ पाई जाती है भाई? हमारे में ही पाई जाती है। ये प्लांट्स में बेटा नहीं होती है। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे हम कार्डियक मसल बोलते हैं, जो कि पेशी ऊतक का एक प्रकार होता है, एक टाइप होता है। यहाँ करना कुछ नहीं है भैया, हृदय पेशी या हृदय पेशी का एक काम लिखना है और ये पेशियां कहाँ पाई जाती है इसके बारे में बताना है। तो सुनो, होता यह है कि हृदय पेशियों के सिकुड़ने और फैलने के कारण हृदय जो है वो शरीर में रुधिर को पंप कर पाता है। अगर हमारे पास कार्डियक मसल नहीं होती ना बेटा, हमारा हार्ट ये जो पंप करता रहता है, ऐसा संकुचित और शिथिलित होता रहता है, संकुचित और शिथिलित होता रहता है, ये नहीं हो पाता। क्या कहा मैंने आप सभी से कि अगर हमारा हार्ट जो है इस तरह से संकुचित और शिथिलित हो रहा है, यानी कि भैया हमारा हार्ट जो ऐसे पंप कर रहा है, ये तभी कर पाता है क्योंकि हमारे पास कार्डियक मसल होती है, हृदय पेशियां होती हैं, ठीक है। और यही क्या करती हैं? उसके सिकुड़ने और उसके फैलने में सहायता करती हैं। ये पेशियां कहाँ पाई जाती हैं भैया? हमारे हार्ट की, हमारे हृदय की बेटा मांसल भित्तियों में ये पाई जाती है। क्लियर? कहाँ पाई जाती है? मांसल भित्तियों में पाई जाती है। एक और बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करती हूँ किसकी? हृदय पेशी की या कार्डियक मसल की। किसकी बात करती हूँ मैं? कार्डियक मसल्स की बात करूँ या हृदय पेशियों की बात करूँ या हृदय पेशी की ही बात करूँ, बेटा ये कैसी होती है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये होती है इनवॉलेंटरी, यानी कि कैसी होती है? अनैच्छिक होती है, ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर? ये इनवॉलेंटरी होती है, यानी कि अनैच्छिक होती है। जैसे हमने क्या जाना था कि भैया ये जो पेशी ऊतक है ना, या फिर जिसे हम पेशीय ऊतक कहते हैं, ये एक्चुअली में या असल में ये कितने तरह के या कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं भैया। एक तो हमारी कौन सी पेशी होती है बेटा? रेखित तो हो जाएगी। एक हमारी कौन सी हो जाएगी बेटा? एक हमारी अरेखित तो हो जाएगी, एंड एक हमारी क्या हो जाएगी? हृदय पेशी, या फिर जिसे हम कार्डियक मसल या हृदय पेशी भी बोलते हैं।
ओके। इनमें से जो हमारी तीनों पेशियां हैं, इनमें से दो पेशी कैसी होती है, अनैच्छिक होती है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, नोट डाउन कर लेना। अति लघु उत्तरीय में ये क्वेश्चन सभी चल रहे हैं, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम हमारे इस सेकंड क्वेश्चन के तरफ। ये है बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये है बेटा हमारा सेकंड प्रश्न। कौन सी कोशिकाएं रोग जनकों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधकता प्रदान करती हैं? यानी कि जो रोगाणु होते हैं या फिर जिनसे हमारे शरीर में रोग होने की समस्या उत्पन्न होती है। सो ऐसी कौन सी सेल्स हैं बेटा, यानी ऐसी कौन सी सेल्स या कोशिकाएं हैं बेटा जो रोग जनकों के संक्रमण के विरुद्ध, उसके अगेंस्ट प्रतिरोधकता प्रदान करती हैं? तो सुनो 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 सुनो, वो है हमारे शरीर में पाई जाने वाली एक कणिका, कॉर्प्यूसेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, WBC। भैया हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में बेटा वाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं एंटीबॉडीज उत्पन्न कर रोग जनकों के संक्रमण के विरुद्ध, उसके अगेंस्ट प्रतिरोधकता प्रदान करती हैं। समझे कि नहीं समझे? तो हमने क्या जाना भैया, हमने जाना WBC के बारे में। पहली बात तो ये क्या होती हैं, सो हमने जाना कि ये होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या होती हैं बेटा ये? सो ये होती हैं वाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। और क्या जाना हमने कि भैया इसका अन्य नाम, अदर नेम क्या होता है? ठीक है भैया, इसका अन्य नाम, अदर नेम क्या होता है? सो बेटा ये होता है ल्यूकोसाइट्स। क्या होता है? सो ये होता है ल्यूकोसाइट्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका निर्माण हमारे शरीर के किस हिस्से में होता है? सो बेटा इसका निर्माण जाकर हो जाता है हमारी बोन मैरो में। कहाँ होता है चंगू मंगू? सो ये होता है बोन मैरो में। हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं। ठीक है, अस्थि मज्जा बोलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इनका जीवन काल कितने दिन का होता है, लाइफ स्पैन या जीवन काल बेटा कितने दिन का होता है? तो भैया ये 10 से 13 दिन इनका क्या होता है बेटा, जीवन काल। ठीक है, सो हमने इसके बारे में जान लिया, हमने WBC की कहानी जान ली। और ये हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को बनाने का, उसको बढ़ाने का, रोग प्रतिरोधक क्षमता का बेटा ये क्या करती है, निर्माण करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट आए, अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ओके डन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अति लघु उत्तरीय पे ही अभी हम चल रहे हैं और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। भैया संवहन ऊतक किसे कहते हैं? बेटा इंग्लिश में ये वेस्क्यूलर टिश्यू होता है। संवहन ऊतक इंग्लिश में क्या कहलाता है, वेस्क्यूलर टिश्यू। सो संवहन ऊतक किसे कहते हैं? ये जल संवाहक ऊतक कौन सा होता है? आपको ये बोल रहे हैं कि जल का संवहन करने वाला ऊतक कौन सा है? तो भैया मेरी बात ध्यान से सुनो, जब मैंने आपको पादप ऊतक पढ़ाया था, कौन सा ऊतक, पादप ऊतक बेटा आपको पढ़ाया था, सो वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लांट टिश्यू है उनमें टिश्यू होता है जिसका नाम क्या है भैया, स्थायी ऊतक। ठीक है, क्या नाम था? सो भैया वो था स्थायी ऊतक। और मैंने आपको बोला था कि बेटा ये जो स्थायी ऊतक ये कितने तरह के हैं? सो ये होते हैं 2 तरीके के। ठीक है, ये परमानेंट टिश्यू कितने तरीके के होते हैं बेटा? 2। एक होता है सरल स्थायी ऊतक और एक होता है क्या बेटा, जटिल स्थायी ऊतक। यानी कि एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और इसमें जो जटिल है ना, पहली बात तो इसके दोनों ही संवहन ऊतक होते हैं। एक कौन सा होता है बेटा? तो एक होता है जाइलम। क्या होता है? सो एक होता है जाइलम और एक क्या होता है बेटा, फ्लोएम।
तो मैं आपको पहले तो बता दूं कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही संवहन ऊतक होते हैं जो कई सारी चीज़ों का संवहन करते हैं प्लांट्स में, पादपों में, जैसे जल का, जैसे खनिज लवण का, जैसे भोजन का। इन सब चीज़ों को संवहित करना, ये संवहन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम ही ये वेस्क्यूलर टिश्यू करते हैं। और उनमें भी वो दोनों कौन है? सो भैया वो है जाइलम और फ्लोएम। ओके, सुनो, होता क्या है कि पादपों में भोजन, जल एवं खनिज तत्वों के परिवहन में सहायक विशिष्ट जटिल ऊतक तंत्र को ही हम क्या बोलते हैं भैया? संवहन ऊतक, यानी कि बेटा वेस्क्यूलर टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवहन ऊतक यानी कि वेस्क्यूलर टिश्यू। इनमें जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये दोनों ही, चाहे मैं जाइलम की बात करूं या फिर मैं फ्लोएम की बात करूं, ये दोनों ही आपस में क्या मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। और जाइलम, जैसे अब ये तो हमने जान लिया कि भैया संवहन ऊतक क्या होते हैं, तो हमने देखा कि ये हमारे प्लांट के कई सारे सेक्शंस में, चाहे खाने को पहुंचाना हो, फूड को, या फिर वाटर को, या फिर मिनरल को, यानी खनिज लवण को, सारी चीज़ों को पहुंचाने का काम करते हैं। और ये दोनों आपस में मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। और क्वेश्चन पूछा इसी के साथ, जल संवाहक ऊतक कौन सा है जो स्पेशली जल का संवहन कर रहा है? सो आप क्या बोलेंगे भैया? वो है जाइलम। ये जल संवाहक ऊतक होता है। दैट्स इट, यही क्वेश्चन पूछा था, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, यही पूछा था, डन। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करती हूँ, सो जंतु ऊतक के प्रकारों के नाम लिखने हैं। जंतु ऊतक बोले तो बेटा एनिमल टिश्यू की बात चल रही है, जो यहाँ पर इसका आंसर नहीं लिखा है, मैं आपको लिख कर बताती हूँ। देखो भाई, अब इसके लिए हम थोड़ा सा इसको लिख कर देखेंगे। पहली बात तो अगर बात आती है किसकी भाई, तो बात आती है जंतु ऊतक की। सो 4 तरीके के ऊतक हमें पढ़ने होते हैं। कितने तरीके के? सो जंतु ऊतक में हमें 4 तरीके के ऊतकों को पढ़ना होता है। और वो 4 तरह के ऊतक कौन कौन से हैं? सो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक कौन सा ऊतक होता है? सो भैया वो होता है उपकला ऊतक। कौन सा ऊतक? सो एक होता है एपिथेलियम टिश्यू यानी उपकला ऊतक। एक होता है क्या? सो वो होता है नर्व टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक। एंड लास्ट आते हैं हम मस्क्यूलर टिश्यू यानी कि क्या हो जाएगा? पेशीय ऊतक। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? बस ये 4 तरीके के जंतु ऊतकों को हमें पढ़ना होता है। चलें, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा जल्दी से, इसका फटाफट से ऐसे ले लें। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम किसकी तरफ? सो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ऊतक को परिभाषित कीजिए तथा पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताइए। सो भैया ऊतक को परिभाषित करना है तो सुनो, एक तो सबसे पहले बात करते हैं समान उत्पत्ति एवं समान कार्यों को करने वाली कोशिकाओं का एक ऐसा ग्रुप या समूह जो समान मूलभूत संरचना रखता हो, इसी को हम ऊतक कहते हैं। और भैया जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो मेनली कैसे होते हैं? 2 तरह के, 2 प्रकार के। एक होता है भाई मेरिस्मेटिक टिश्यू विभिजोतक ऊतक, और एक होता है बेटा परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक। समझे कि नहीं? एक मेरिस्मेटिक टिश्यू विभिजोतक ऊतक होता है और एक होता है परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक। अगर कोई इनमें भी पूछे तो बता देना कि ये होते हैं 3 तरीके के और ये होते हैं कितने? 2 तरीके के। डन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 है ना? तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई
4 क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन, और ये था इसका आंसर। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और बेटा अभी हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही चल रहे हैं। सो हरित ऊतक अथवा क्लोरीन कायमा क्या है, इसे समझाइए। सो एक चीज ध्यान से सुनो, यहाँ पर अथवा शब्द का प्रयोग किया है ना। तो देखो भाई, बात आती है हरित ऊतक अथवा क्लोरीन कायमा मृदु ऊतक का रूपांतरण होता है। इन मृदु ऊतकों में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण इन्हें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने में, मतलब ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है वो इजीली संपन्न कर पाते हैं, या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये पूरी कर पाते हैं। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर क्या चाहिए होता है बेटा, सनलाइट चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है भैया, हमारे एटमॉस्फेयर का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। समझे कि नहीं? चलिए, सो ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। नाउ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भैया पादपों में, प्लांट्स में मिलने वाले उस टिश्यू का नाम बता दीजिए जिसकी कोशिकाएं मृत अथवा जीवित दोनों प्रकार की हो सकती हैं, और इस ऊतक की एक ही मेन विशेषता बता दीजिए, वही बहुत है। ओके, तो सुनो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हमें बोल रहे हैं कि प्लांट में या पादपों में मिलने वाले ऐसे टिश्यू का नाम बताइए जिनकी सेल्स या कोशिकाएं मृत यानी डेड अथवा जीवित दोनों प्रकार की हो सकती हैं, और इस ऊतक की एक मुख्य विशेषता भी बताइए। तो सुनो, पहली बात तो वो है स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू। क्यों? क्योंकि इसकी कोशिकाएं डेड भी हो सकती हैं और जीवित दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं, और इस ऊतक की कोशिकाएं किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए स्थायी रूप तथा आकार भी ले लेती हैं। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो विभिन्न ऊतक होते हैं वे लगातार विभाजित होते रहते हैं, और एक समय ऐसे आता है कि वे ऊतक जो अपने विभाजन की क्षमता को खो देते हैं, एक निश्चित आकार ले लेते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्थायी ऊतक बोलते हैं, यानी कि परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, जो अपने स्पेसिफिक वर्क यानी विशिष्ट काम के लिए जानी जाती है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो सुनो, ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। क्या कह रहे हैं भाई, विभिन्न ऊतक का क्या काम है? आप बता दो कि जो मेरिस्टेमेटिक है उसका काम क्या होता है। आपको याद है कि ये पौधे के उन सेक्शंस में पाए जाते हैं जो उनके वृद्धि वाले पार्ट होते हैं, जिनसे उस प्लांट की क्या हो सके, वृद्धि हो सके, पौधे का क्या हो सके, ग्रोथ। तो सुनो, विभिन्न ऊतक का प्रमुख कार्य लगातार कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाएं बनाना है। अब ये विभिन्न ऊतक क्या काम कर रहे हैं भाई, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रहे होते हैं, और ये लगातार विभाजित होकर नई कोशिका को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, सो विभिन्न ऊतक का प्रमुख कार्य लगातार कोशिका विभाजन द्वारा सेल डिवीजन करते रहना, और उसके बाद नई सेल्स बनाना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना है। और इन पादपों की वृद्धि में, ये पादपों की वृद्धि में भी क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्लांट्स की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे देखो, कोई प्लांट है यानी कि पादप है, अगर उसकी हम बात करते हैं जड़ों में वृद्धि हो सके, यानी कि उसके रूट्स में क्या हो सके बेटा, ग्रोथ, या फिर अगर हम बात करते हैं कि भैया उसके तनों में वृद्धि हो सके, तो इनके जड़ों के, तनों के, सभी के शीर्ष की वृद्धि में ये क्या करते हैं, हेल्प यानी कि सहायता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब लघु उत्तरीय स्टार्ट हो गया है यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 8 तक बेटा सारे के सारे सबके सब क्वेश्चन कैसे थे, अति लघु उत्तरीय के थे। अब हम आते हैं किसकी तरफ, लघु उत्तरीय की तरफ। तो सुनो, क्वेश्चन नंबर 9, विभिन्न ऊतक की कोशिकाओं के आपको 4 लाक्षणिक विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो भैया अब हमें उसके लक्षण की विशेषताओं के बारे में बताना है, किसके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, जो हमारे में नहीं पाया जाता है बेटा, जो केवल और केवल किस में पाया जाता है, प्लांट्स में, और पादप यानी प्लांट्स के भी वृद्धि वाले भागों में पाया जाता है। जैसे सुनो,
चार ये रही आपके सामने इनकी चार लक्षणों की विशेषताएं। तो विभिज ऊतक, ऊतक भाई ये लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं से बना हुआ होता है। बिल्कुल सही बोला है, ये लगातार डिवाइड होने वाली सेल से ही मिलकर मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज बनते हैं। परमानेंट टिश्यू अलग होते हैं, मैरिस्टेमेटिक अलग होते हैं। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बोले तो बेटा अंग्रेजी में सेल वॉल। क्या बोला है कि ये ऐसी सेल्स होती हैं या इनकी जो सेल्स होती हैं उसकी कोशिका भित्ति थिन यानी बेटा कैसी होती है, पतली होती है। इन कोशिकाओं में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, इनकी सेल्स में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं, एब्सेंट होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। और इन कोशिकाओं का जीव द्रव्य कैसा होता है, सघन होता है, यानी कि काफी ज्यादा डेंस होता है, घना होता है। ठीक है, चलो सो चार चीज डन। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बेटा ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन के बारे में कि भाई कोशिका भित्ति के आधार पर, यानी बेटा किसके बेस पर बात चल रही है यहाँ पर, सेल वॉल के बेस पर, सेल वॉल के आधार पर। सो कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच हमें क्या बताना है, भेद स्पष्ट करना है। सो कॉलिनकाइमा, पैरेन्काइमा और इसी के साथ में स्क्लेरेन्काइमा ये हमने कहाँ पर पढ़कर रखा है। सो याद करिए जब मैंने आपको पढ़ाया था स्थायी ऊतक और उसमें भी हमने पढ़ा था सरल स्थायी ऊतक को। सो उस वाले पार्ट में, उस वाले सेक्शन में हमने इन तीनों को जाना हुआ है। ये मैंने ऑलरेडी आपको सेशन में कराया है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, यहाँ सेल वॉल के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, कोशिका भित्ति के अनुसार पूछा जा रहा है। तो बेटा ध्यान से सुनो, अगर हम पैरेन्काइमा की बात करते हैं सो कोशिकाओं, इनके कोशिकाओं की कोशिका भित्ति भैया कैसी होती है, थिन होती है बेटा, यानी कि पतली होती है, जो एक्चुअल में किसकी बनी होती है, तो ये बनी हुई होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सो यस ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो हमने जान लिया कि अगर हम कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा को देखेंगे सो भैया इनकी सेल्स की जो सेल वॉल है ना वो कैसी होगी, थिन यानी कि पतली, और ये सेलुलोज से बनी होती है। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद कॉलिनकाइमा की तरफ, जहां कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पेक्टिन जमाव के कारण किनारों पर कैसी होती है बेटा, सो ये किनारों पर थिक होती है यानी कि मोटी होती है। क्या कहा मैंने आप सभी से कि कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो है ये पेक्टिन के जमाव के कारण बेटा किनारों से कैसी होती है, मोटी होती है। ठीक है, एंड लास्ट आते हैं अब हम किसकी तरफ, सो लास्ट आते हैं अब हम स्क्लेरेन्काइमा की तरफ, जहां पर लिग्निन जमाव के कारण उनकी दीवारें कैसी होती हैं, थिक यानी कि मोटी होती हैं। उनकी दीवारें कैसी होती हैं, थिक यानी कि मोटी होती हैं। सो पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कोशिका भित्ति के आधार पर हमने इसमें भेद देख लिया है। ओके बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसका स्क्रीनशॉट डन, ये रहा हमारे सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है कि भैया रक्षी ऊतक क्या है और उनकी पादप के विभिन्न भागों में उपस्थिति के बारे में बताइए, उपस्थिति का बेटा उल्लेख कीजिए। सो ध्यान से सुनिए, रक्षी ऊतक किन में पाए जाते हैं, ऑब्वियसली प्लांट्स में पाए जाते हैं, है ना, और इनका पादपों के विभिन्न भागों में उपस्थिति बताना है, यानी इनकी प्लांट्स के विभिन्न पार्ट्स में, विभिन्न भागों में उपस्थिति को बताना है। तो सुनो, वे ऊतक जो पादप के शरीर में उपस्थित अन्य ऊतकों को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करते हैं। ये दूसरे टिश्यूज को क्या करके रख रहे हैं बेटा, प्रोटेक्ट करके रखने का काम कर रहे हैं, यानी कि उन्हें रक्षा प्रदान कर रहे हैं। बस ऐसे ही ऊतकों को हम रक्षी ऊतक के नाम से जानते हैं। इसी के साथ ये ऊतक मुख्यतः यानी मेनली भाई प्लांट्स की सबसे बाहरी परत में पाए जाते हैं, जैसे भैया पत्तियों में पाए जाते हैं, फूलों, तनों एवं जड़ों की बाह्य त्वचा, इन सभी सेक्शंस में ये पाए जाते हैं। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम अपने लघु उत्तरीय प्रश्न पर ऑब्वियसली चल रहे थे, एंड नाउ ये भी हमारा होता है फिनिश। और अब हम आते हैं
हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अब हम आते हैं। तो सुनो, चालनी नलिका कोशिकाओं का क्या कार्य है तथा इनकी बनावट इनके कार्य के लिए किस प्रकार सहायक है? चालनी नलिका कोशिकाओं का क्या कार्य है और इनकी बनावट इनके कार्य के लिए किस प्रकार हेल्पफुल सहायक है? तो फ्लोएम में उपस्थित चालनी नलिका छिद्र युक्त दीवारों वाली नलिकाकार सेल्स या कोशिकाएं होती हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? पहली बात तो ये फ्लोएम में उपस्थित है, और फ्लोएम में बेटा प्रेजेंट चालनी नलिका जो है वो छिद्र वाली दीवारों यानी छिद्र युक्त दीवारों वाली नलिकाकार सेल्स या कोशिकाएं होती हैं जो नली के आकार की होती हैं। चालनी नलिका के दोनों सिरों पर छिद्रित चालनी प्लेट उपस्थित होती है, और इन चालनी प्लेटों से होकर जो भोज्य पदार्थ है यानी कि जो फूड होता है वो दोनों डायरेक्शन में, ऊपरी मुखी अधोमुखी दोनों दिशाओं में गति कर सकते हैं इसी की सहायता से। तो क्या बोल रहे हैं भाई? चालनी नलिका कोशिकाओं का क्या काम है तथा इनकी बनावट इनके कार्य के लिए किस प्रकार सहायक है? सो फ्लोएम में उपस्थित चालनी नलिका छिद्र युक्त दीवारों वाली नलिकाकार सेल्स होती हैं, और चालनी नलिका के दोनों सिरों पर छिद्रित यानी छिद्र वाली चालनी प्लेट उपस्थित होती हैं, और इन चालनी प्लेट से होकर ही जो भोज्य पदार्थ है भाई वो दोनों डायरेक्शन में, ऊपरी मुखी भी अधोमुखी दोनों दिशा में गति करते हैं। फ्लोएम तथा जाइलम में दो डिफरेंस बताने हैं। पहली बात तो ये दोनों ही क्या है भैया? संवहन ऊतक है। पहले यहाँ पर कुछ चीजें बता दो कि ये दोनों ही क्या है? संवहन ऊतक है, और ये दोनों ही एक तरीके के जटिल स्थायी ऊतक है, और ये दोनों ही बेटा एक तरीके के जटिल स्थायी ऊतक है। ये दोनों ही एक तरीके के क्या है? जटिल स्थायी ऊतक है। फ्लोएम तथा जाइलम में दो अंतर लिखिए। तो अब हम देखने जा रहे हैं अंतर। एक साइड है फ्लोएम और एक साइड क्या हो जाएगा? जाइलम। सो इसका निर्माण चालनी नलिकाओं और सह कोशिकाओं फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेशो से होता है, और वहीं जाइलम का निर्माण भैया वाहिनिकाओं यानी ट्रैकेट्स हो गई, वाहिकाओं और जाइलम रेशे तथा जाइलम मृदु तक से ये होता है। ये पत्तियों में बने कार्बनिक घुलनशील भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। क्या बोल रहे हैं कि ये पत्तियों में यानी लीव्स में बने कार्बनिक घुलनशील भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, और ये मृदा से जड़ के द्वारा यानी रूट्स के द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन करने का बेटा क्या करता है? काम करता है। तो ये क्या कर रहा है? केवल और केवल किसका? फूड का संवहन कर रहा है धारिक सेक्शन में पादपों के, प्लांट्स के, और ये जल और खनिज का संवहन करता है पत्ती वाले भागों में। ओके चलो, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। फ्लोएम डन। फ्लोएम जान लिया कि इसका निर्माण किसकी हेल्प से हो रहा है। जाइलम के बारे में जान लिया कि बेटा इसका निर्माण किसकी हेल्प से हो रहा है, और जान लिया कि ये किस चीज में हेल्पफुल है। ओके चलो, क्या लगता है ब्लड के क्या काम है? क्या लगता है कि रुधिर के दो काम कौन से हो सकते हैं? सो रुधिर को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? ये पेन अपनी ही मर्जी से रेड कलर का चल रहा है, मैं नहीं चला रही थी इसको रेड, ठीक है, अपने से ही चल रहा है। तो सुनो, रुधिर को हम अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं, और इसके कोई दो काम हमें लिखने हैं। तो सुनो, रुधिर पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, गैसें, उत्सर्जी पदार्थों आदि का संपूर्ण शरीर में संवहन करता है। क्या करता है? तो जो रुधिर यानी ब्लड होता है ना भाई, वो पोषक तत्वों का, हार्मोन्स का, गैसों का, उत्सर्जी पदार्थों आदि का पूरे शरीर में क्या करता है भाई? संवहन करता है, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो भी सीधा जाकर ब्लड में मिल जाते हैं और शरीर के पूरे हिस्सों तक पहुंचते हैं। तो चाहे हम न्यूट्रिएंट्स की ही बात कर दें, पोषक तत्वों की बात कर दें, गैसें जो होती हैं वो जैसे ऑक्सीजन है ना, उत्सर्जी पदार्थों आदि के भाई सबके संवहन में सहायक होता है। और भाई
रुधिर ऊष्मा का वितरण करके हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी बेटा नियत बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, इसे नियत बनाए रखने में सहायक होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। और ब्लड हमारे शरीर का एक ऐसा पार्ट है जो कम होगा तो भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कैसे से बहने तो नहीं लगेगा, लेकिन यस ब्लड का हमारे शरीर में एक रोल है, क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सबका काम होता है। हमारे शरीर में बेटा 7 से बेटा 8% क्या पाया जाता है, मतलब हमारे शरीर का 7 से 8% क्या होता है, ब्लड होता है। हमारे शरीर का 7 से 8% भाग क्या है, ब्लड है। ठीक है, जो लीटर में बेटा कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। यही मेल में कितना होता है, 5.5 होता है, और फीमेल में कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, कंडरा तथा स्नायु में 2 भेद लिखने को बोल रहे हैं, यानी लिगामेंट और हमसे क्या बोल रहे हैं, टेंडन। तो कंडरा को इंग्लिश में हम टेंडन बोलते हैं, स्नायु को इंग्लिश में हम लिगामेंट बोल रहे हैं। इसमें 2 भेद लिखने को कहा जा रहा है। देखो भाई लिख देते हैं, एक साइड लिख दिया हमने कंडरा यानी टेंडन, और एक साइड हमने क्या लिख दिया, स्नायु यानी लिगामेंट। सो यह लोच रहित श्वेत तंतु में कोलेजन तंतुओं का बना होता है, और ये लचीले इलास्टिन तंतुओं का बना होता है। भाई ये टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है, हमारी पेशियों को बेटा हड्डी से जोड़ने का काम करता है। क्या बोल रहे हैं, हमारी मसल्स को, पेशी को बोन्स, अस्थि बोले तो भैया क्या होती है, बोन्स से जोड़ने का ये काम करता है। और लिगामेंट्स क्या करते हैं भाई, ये बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। किसको किससे, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करते हैं, बोन को बोन से कनेक्ट करने का बेटा काम करते हैं। ठीक है, तो सुनो सुनो, ये लोच जो है, ये लोच रहित जो है श्वेत तंतु में कोलेजन तंतुओं का बना होता है, और ये इलास्टिन तंतुओं का बना हुआ होता है। एक हड्डी दूसरे हड्डी से किसकी हेल्प से जुड़ी है बेटा, लिगामेंट की हेल्प से, और एक हड्डी एक मसल से किसकी हेल्प से जुड़ी है, टेंडन की हेल्प से। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर बात आती है किसकी भैया, लिगामेंट की, और अगर बात आती है किसकी, टेंडन की, है ना, लिगामेंट की और किसकी आती है, टेंडन की, ये दोनों ही बेटा क्या होते हैं, सो ये दोनों ही होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या होते हैं, सो ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू यानी कि बेटा संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है, और ये हमारे में पाए जाते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन, और अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जो कि ये रहा आप सभी के सामने। भैया उपास्थि और अस्थि में 2 अंतर बताओ। देखो अंतर तो है, पढ़ाते टाइम भी बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल उपास्थि को हम इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उपास्थि को बेटा इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, और अस्थि को क्या बोलते हैं बेटा, सो ये हमारा क्या होता है, बोन्स या बोन। सो अस्थि और कार्टिलेज और बोन में क्या डिफरेंस होता है, हमारे शरीर के ऐसे पूरे हिस्सों में ये क्या है, बोन्स है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी हैं यहाँ पर जो बोन्स नहीं है, जहाँ पर कार्टिलेज है, उपास्थि से बना है। पहली बात तो जो कार्टिलेज होता है यानी कि जो हमारी उपास्थियाँ होती हैं वो बोन्स की तुलना में कैसी होती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल। इसका आधार द्रव्य कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन से बना है, और इसका आधार द्रव्य ओसिन नामक प्रोटीन से बना है ना। इसका आधार द्रव्य कॉन्ड्रिन से बना है, और इसका आधार द्रव्य ओसिन नामक प्रोटीन से बना है। उपास्थि सामान्यतः कोमल और फ्लेक्सिबल लचीली होती है। और भैया अगर हमारी बोन्स की बात करें तो ये कैसा होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है। सॉलिड मत लिख देना, कठोर लिखना, हार्ड होता है ये। ठीक है, देखो भाई हम हमारी बोन्स हड्डियों को इधर उधर नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे कार्टिलेज को इधर उधर कर सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल होती है, मोड़ मार सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हमें पेन होने लगेगा, है ना, लेकिन बोन्स के साथ हम ये नहीं कर सकते हैं। ओके चलो
अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के तरफ। अब बहुत सारे हमने लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख लिए, अब सीधे हम बड़े बड़े प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, उत्तर देखने जा रहे हैं। सो बड़े बड़े प्रश्नों में सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। भैया प्रत्येक स्थिति में संरचना, कार्य तथा अवस्थिति के बीच संबंध स्थापित कीजिए। आपको बोन्स, एरियोलर ऊतक और रेखित पेशी में डिफरेंस, या ऐसा बोल रहे हैं कि इनके बीच संरचना, कार्य और अवस्थिति के बीच में संबंध बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं बोन्स को लेकर। ठीक है ना, तो सुनो, अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी हुई होती हैं, तो इनमें संरचना, उनके काम और अवस्थिति के बीच रिलेशन बताना है। तो भैया जो बोन्स होती है ना बेटा, ध्यान से सुन रहे हैं ना चंगू मंगू, जो बोन्स होती हैं ये सेल्स कठोर आधात्री में धसी हुई सी होती हैं, जो कैल्शियम एवं फास्फोरस लवड़ों से बनी होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी हड्डियां किससे बनी है भाई, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी है। दोनों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इसके बनने में। ये मजबूत एवं कठोर होता है, बिल्कुल सही बोला है भाई, ये मजबूत होती है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, और इसी के साथ कैसी होती है, हार्ड। सॉलिड वर्ड यूज मत कर देना। ये शरीर के ढांचे का निर्माण करती है, बिल्कुल। अगर बोन्स नहीं होंगे तो हमारे शरीर का ये ढांचा रहेगा ही नहीं भैया, हमारे बॉडी का ये स्ट्रक्चर होगा ही नहीं। सो हमारे शरीर के इस ढांचे में, स्ट्रक्चर में कौन हेल्प करती है, सो वो बोन्स करती हैं। हम एक ढांचा दिया जो शरीर को अवलंबन प्रदान करता है, और ये पेशियों द्वारा प्रचलन में तथा शरीर के विभिन्न हिस्सों की गति में कैसी होती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, मसल्स के द्वारा प्रचलन में और शरीर के हर एक हिस्से की गति में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। सो अस्थि या बोन्स के बारे में हमने जान लिया है। हमें पता चल गया है कि अस्थि यानी कि बोन्स, भैया ये अस्थि सेल्स या अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में बेटा धसी होती हैं, जो कैल्शियम एवं फास्फोरस लवड़ों से बनी होती हैं, और ये है मजबूत एवं कठोर टिश्यू है, ऊतक है। ये शरीर के ढांचे का निर्माण करती है, जो बेटा शरीर को अवलंबन प्रदान करता है, और ये पेशियों के द्वारा, मसल्स के द्वारा प्रचलन में तथा शरीर के विभिन्न हिस्सों की गति में भी क्या होती है बेटा, सहायक होती है। समझे कि नहीं कि ये इसमें भी क्या होती है भाई, सहायक होती है। ओके, नाउ जल्दी से आगे बढ़े, अब हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं और एरियोलर ऊतक के बारे में जानते हैं। तो सुनो सुनो सुनो, एरियोलर ऊतक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर पे एरियोलर ऊतक। ये त्वचा तथा पेशियों के बीच, अच्छा एक चीज और, ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। एरियोलर ऊतक भी संयोजी ऊतक ही होता है। सो ये त्वचा तथा पेशियों के बीच में भैया तंत्रिकाओं एवं रुधिर वाहिकाओं के आसपास तथा अस्थि मज्जा बोन मैरो में पाए जाते हैं। ये इनकी स्थिति है। ये श्वेत कोलेजन तंतुओं, पीले प्रत्यास्थ तंतुओं, श्वेत रेटिकुलर तंतुओं आदि के द्वारा निर्मित होते हैं। यांगों के अंदर के रिक्त स्थान को भी भरने का काम करते हैं, या आंतरिक अंगों की आघात से सुरक्षा करते हैं, अवलंबन तथा ऊतकों की मरम्मत में भी सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्या, रेखित पेशी की तरफ। तो सुनो, सबसे पहली चीज की रेखित पेशी क्या होती है, सो ये लंबी होती है, और कैसी होती है, बेलन के आकार की यानी बेलनाकार होती है, और कैसी होती है, शाखाओं में बटी हुई नहीं है, तभी अशाखित तथा बहुत सारे केंद्रक कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती है ना। मतलब इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, इनमें या इसमें एकांतरित हल्की एवं गहरी पत्तियों के बैंड भी प्रेजेंट होते हैं। ये भुजाओं, गर्दन, उदर आदि में पाई जाती हैं। जनरली हमारे हाथों में, पैरों में, गर्दन में और उदर में पाई जाती है। ये अधिकतर अस्थि से जुड़ी होती है। बिल्कुल, ये हमारी बोन्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है तथा शरीर की जितनी भी वॉलंटरी या ऐच्छिक गतियां होती हैं उस पर नियंत्रण, चाहे वो हमारे हाथों की गति हो, चाहे वो हमारे गर्दन की गति हो, या फिर वो हमारे पैरों की गति हो, सभी की गति में ये क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, सो एरियोलर ऊतक डन। इसी के साथ रेखित पेशी भी हमारी यहाँ पर डन।
इसे हम कंकाली पेशी के नाम से भी जानते हैं और इसे हम बेटा इक्टिक पेशी के नाम से भी जानते हैं। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, सो ये है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 18 और दीर्घ उत्तरीय चल रहे हैं। सो आंसर को हमें विस्तार में ही लिखना है, कम में नहीं लिखना है। लाइक शेयर करते चल रहे हो ना, चलो बढ़िया है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ जाओ बेटा, जल्दी से आओ। विभिन्न प्रकार के विभिजोतक ऊतकों का स्थान और इनके कार्यों के बारे में लिखो। अब हमने जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़कर रखा है, हमने जो विभिजोतक ऊतक यानी बेटा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़कर रखा है, हमें उसका स्थान बताना है। मतलब सभी तरह के विभिजोतक ऊतक और सभी के काम के बारे में बताना है। समझे? सभी के किसके बारे में बेटा? काम के बारे में बताना है। तो पहली बात तो विभिजोतक ऊतक एक विभाजनशील ऊतक है जो क्या होता रहता है भाई? ऑब्वियसली ये विभाजित ही होता रहता है ना। जो क्या होता रहता है? डिवाइड यानी विभाजित ही होता रहता है तथा ये पादप के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है जहां प्लांट की क्या हो सके? वृद्धि हो सके। और क्या बोल रहे हैं? पादपों में उनकी स्थिति के अनुसार विभिजोतक को भैया शीर्षस्थ यानी उसका एपिकल वाला पार्ट, पार्श्वीय यानी उसका लेटरल वाला पार्ट और अंतर्विष्ट यानी इंटरकैलरी भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इसी के साथ अब हमसे सबके बारे में पूछा है ना कि भाई विभिजोतक ऊतकों का स्थान और इनके काम के बारे में लिखो। तो हमने ठीक है लिख दिया सभी प्रकार के विभिजोतक के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम शीर्षस्थ वाले पार्ट से यानी कि प्लांट के एपिकल वाले सेक्शन से। तो इसके बारे में जानते हैं कि स्थान कहाँ होगा। किसी प्लांट किसी पौधे के किस सेक्शन में जो एपिकल वाला पार्ट है, शीर्षस्थ वाला पार्ट है, वो पाया जाएगा। तो सुनो, ये तने एवं मूल के शीर्ष पर पाया जाता है, या हम क्या बोल सकते हैं, ये तने एवं जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है। ये जड़ तथा तने की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। ऑब्वियसली इसके फलस्वरूप पादपों की ऊंचाई बढ़ती है, तो इसी को हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं बेटा। यही क्या कहलाती है? सो बेटा यही कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ? सो यही क्या कहलाती है बेटा? प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। समझे कि नहीं समझे? कौन सी ग्रोथ होती है? प्राइमरी। तो हमने क्या देखा? ये तने एवं मूल के शीर्ष पर पाया जाता है। और क्या देखा? ये जड़ तथा तने की लंबाई को बढ़ाता है। और क्या देखा हमने कि इसके फलस्वरूप पादपों की ऊंचाई बढ़ती है, तो प्राथमिक वृद्धि कहलाती है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और शीर्षस्थ डन। पार्श्वीय या पार्श्वस्थ के नाम से भी इसे जानते हैं। सो भैया ये तने एवं मूल की परिधि में पाया जाता है। ये तने या फिर क्या बोल रहे हैं भाई, जड़े के व्यास तथा घेरे में वृद्धि करता है। समझ रहे हो? किसमें? घेरे में। देखो भाई, अगर हम बात करें जड़ों के शीर्ष, ये रहा जड़ों का शीर्ष वाला पार्ट है ना, और तने का शीर्ष ये वाला पार्ट, घेरे वाला पार्ट तो इसका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं क्या ही बन गया, पर समझ जाओ, भावनाएं समझो। सो ये तने व मूल की परिधि में पाया जाता है और ये तने या जड़ के व्यास तथा घेरे में वृद्धि करता है। और भैया ये सेकेंडरी ग्रोथ इसकी कहलाती है, यानी द्वितीयक वृद्धि ये कहलाती है। अंतर्विष्ट की बात करें तो ये पत्तियों के आधार एवं पर्वों के दोनों ओर स्थित होता है एवं पादप की लंबाई में भी क्या करता है? ये सहायक होता है। ओके, अंतर्विष्ट भी हो गया यहाँ पर फिनिश। अब आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सो ये हमसे कह रहा है कि भाई रक्षी कार्य करने के लिए एपिडर्मल कोशिकाओं की रूपरेखा किस प्रकार की जाती है और किस प्रकार की होती है, और ये पादपों को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करता है। फिर से सुनेंगे ध्यान से कि रक्षी कार्य करने के लिए एपिडर्मल कोशिकाओं की रूपरेखा किस प्रकार की होती है, इसी के साथ ये पादपों को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करता है। तो चलो जानते हैं। सबसे पहले पादपों के वायवीय भागों पर उपस्थित सुरक्षात्मक एपिडर्मल कोशिकाएं
अपनी बाह्य सतहों पर भाई मोम जैसी बेटा जलरोधी परत को स्रावित करती है। ये अंतराकोशिकीय अवकाश विहीन सतत परत होती है। ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की क्षति, यांत्रिक क्षति तथा परजीवी फंजाई के आक्रमणों से पादपों को सुरक्षा प्रदान करती है। और मरुस्थलीय पादपों में एपिडर्मस पर क्यूटिन की एक मोटी सी परत भी होती है, मोम जैसी, जो उस पर आवरण चढ़ा रहता है और जो पादपों को जल के अत्यधिक नुकसान और उसकी यांत्रिक क्षति से भी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो हमने दोनों ही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जान लिया है और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो ये है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथनों के लिए कारण दीजिए। ठीक है भाई, रुधिर को संयोजी ऊतक कहा जाता है। सबसे पहला कथन यही है, बिल्कुल कहा जाता है। सो रुधिर को संयोजी ऊतक कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के विभिन्न अंगों तक, जैसे गैस हो गई, पचा हुआ भोजन हो गया, हार्मोन हो गए तथा अपशिष्ट पदार्थ, इनका संवहन करके उन्हें परस्पर जोड़ने का काम करता है। सो रुधिर को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। क्या कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है पूरे शरीर को। शरीर के अंगों की सहायता में भी सहायक है ये, मतलब उनकी सहायता भी करता है। अगला है गति लाने के लिए पेशियां संकुचित और शिथिलित हो जाती है। बिल्कुल सही बोला है कि गति लाने के लिए जो हमारी मसल्स होती हैं, हमारी जो पेशियां होती हैं भैया, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती हैं और रिलैक्स भी हो जाती हैं। तो सुनो, ऐसा इसलिए है कि पेशियों में संकोचनशील प्रोटीन के रूप में एक विशिष्ट प्रोटीन युग्म एक्टिन और मायोसिन होता है, जो संकोचन एवं शिथिलन द्वारा गति को पॉसिबल करता है, यह संभव बनाता है। हृदय की पेशियां अनैच्छिक कहलाती हैं क्योंकि हृदय की पेशियां हमारी इच्छा के बिना जीवन पर्यंत थके बिना लयात्मक संकोचन और शिथिलन प्रदर्शित करती हैं और इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। भाई ये रुकती नहीं है, ये लगातार चलने वाला जो है बेटा वो काम करती है। ओके, सो दैट्स इट, इतना ही आज के लिए। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर। लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक कर देना, शेयर नहीं किया है तो शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये मैग्नेट ब्रेन्स के अदर प्लेटफॉर्म्स हैं। YT पर सेशंस ले सकते हैं आप हमारे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही। एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और भाई वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये है हमारे बेटा हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जैसे CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। एंड फाइनली टिश्यू होता है यहाँ पर ओवर। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।